साथियों नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का आज का विषय है खरीफ फसलों में एकीकृत रोग प्रबंधन। जैसा कि हम जानते हैं कि खरीफ का मौसम जैसे फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, वैसे ही इस मौसम में कहीं ना कहीं रोगों की भी वृद्धि हो जाती है, जिसका सही समय पर वैज्ञानिक निदान अगर नहीं किया जाए तो किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि महाविद्यालय गंजवासौदा मध्य प्रदेश से, और सफल किसान के रूप में प्रगतिशील कृषक श्री राहुल परमार जी हमारे साथ हैं। आप सीहोर मध्य प्रदेश से हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप हमारे टोल फ्री नंबर 0755 266 0232 एवं 0755 266 0049 पर फ़ोन करके हमारे विशेषज्ञ से विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए यहाँ से आरंभ करते हैं हम अपने कार्यक्रम को। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जहाँ हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में एकीकृत रोग प्रबंधन की, तो सर एकीकृत रोग प्रबंधन क्या है और खरीफ फसलों में इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इसके विषय में हम इस समय पर जागरूकता बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जी। एकीकृत रोग प्रबंधन की जो अवधारणा है वो ज़्यादातर हमारे किसान भाई जो है रासायनिक दवाओं का लगातार प्रयोग करते हैं और जिसके दुष्परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसका जो रासायनिक दवाओं का जो असर है वो मनुष्य के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा रासायनिक दवाएं सीधे जो है आम आदमी के संपर्क में आती है और इसका कहीं ना कहीं काफ़ी जो है विपरीत असर भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सोयाबीन में मोज़ेक रोग है का जो है प्रकोप, इसमें देखेंगे कि पत्ती पर चितकबरे कर्लिंग जो है के नुमा जो है पीले पीले जो है धारियां देखने को मिल रही हैं और ये जो रोग है काफ़ी ज़्यादा जो है फसल को प्रभावित करता है। एक और दूसरी जो बीमारी जो सोयाबीन में लगातार आती है वो है चारकोल रॉट है और इस बीमारी में पॉड में जो है पॉड में रॉटिंग हो जाती है और इसका असर दाने पर भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं दाना भी जो है बदरंगा हो जाता है जिससे कि उसकी क्वालिटी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अब अगर ये एक और बीमारी देखें तो ये जो बीमारी है कहीं ना कहीं पत्ती पर जो है इरेगुलर शेप में जो धब्बे देखने को मिल रहे हैं और ये माइरोथीशियम पत्ती धब्बा रोग आसानी से जो है कि हमारे किसान भाई इसको पहचान सकते हैं। इस प्रकार जो है रोग लगातार सोयाबीन की फसल को, एक और बीमारी को आप देखेंगे बैक्टीरियल पस्चूल जो है ये भी एक बीमारी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। ये जैसे कि हमारे सारे किसान भाई देख रहे हैं कि जो है सफ़ेद मक्खी जो कि कहीं ना कहीं वायरस जनित जो बीमारियां हैं येलो वैन मोज़ेक, कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है सोयाबीन की फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती। कहीं जैसे कि अगर बात करें धान में, तो धान में एक बहुत प्रमुख बीमारी जो हमारे मध्य प्रदेश में लगातार आ रही है वो है सीड ब्लाइट। अब देख, इसमें जो है जमीन से लगा हुआ तने का हिस्से में रॉटिंग हो जाती है, गल जाता है और वहीं से वो सड़ने लगता है। तो इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा जो है फसल जो है इन बीमारियों से प्रभावित होती है। इसके साथ साथ अगर देखें कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का प्रकोप देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं धान में ब्लास्ट है जिसमें कि जो है आँख के आकार के स्पॉट देखने को मिल रहे हैं और जो है चारों तरफ से जो स्पॉट्स के बीच में सफ़ेद सफ़ेद जो है राख के आकार का जो है जलसिक धब्बा दिखेगा, वो चारों तरफ से ब्राउन कलर की बॉर्डर से ये घिरा हुआ है। जैसा आपने ये पूरा परिचय दिया कि किस प्रकार से ये रोग होते हैं, कैसे आते हैं, सर अगर मौसम में इसका क्या, मौसम का क्या योगदान है इन रोगों के फैलाव में, ये हम जानना चाहेंगे। जैसे ये जो है एक बीमारी है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू भभूतिया रोग हमारे किसान आम तौर पर इसको देखते हैं और ये बीमारी आसानी से पहचान में आ जाती है। ये बीमारी सोयाबीन पर भी आती है और ये जो बीमारी है वो मूंग उड़द पर भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो बीमारियां हैं वो लगातार फसलों को, जैसे कि आपने बोला कि मौसम का जो है काफ़ी प्रभाव बीमारियों के बढ़ने पर। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर परिचय दिया। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि किसानों को ऑन ग्राउंड जो परेशानियाँ होती हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो राहुल परमार जी, आप बताएं कि आपका अनुभव क्या रहा है खेती में, और जैसे सर ने भी बताया कि किस प्रकार से मुश्किलातों का हमारे किसान सामना करते हैं इस प्रकार के रोगों में, तो आप कैसे इसका प्रबंधन करते हैं, ये आप हमें बताएं। मैं राहुल परमार, मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर से हूँ और हमारे 2-3 व्यवसाय हैं, फिशरीज, डेयरी और खेती भी करते हैं साथ में। जैसे अभी सर ने बताया कि
रोग का कैसे पहचान करें या उसका निदान कैसे बिल्कुल, करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें हमारी फसल में मतलब रोज जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए खेतों को, समझना चाहिए कि क्या स्थिति है। जी। अगर रोग को शुरुआती दौर में हम समझ पाएंगे तो उसे नियंत्रण करना बहुत आसान हो जाता है। जी। अगर रोग ज़्यादा बढ़ गया है जी। तो फिर कीटनाशक का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता अनिवार्य हो है। जाता है। और अगर शुरू में हम समझ जाते हैं तो जैविक तरीकों से उस रोग को रोकना आसान हो जाता है। बिल्कुल, मैं यहाँ बिल्कुल जानना ही चाह रहा था, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़े हुए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी। मिश्रा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मिश्रा बाराबंकी से मैं सर जानना चाहता हूँ, जो कीट लगते हैं तो उसमें जैसे कुछ जड़ में लगते हैं, कुछ पत्ती में लगते हैं, कुछ तना में लगते हैं, कुछ हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी दशा में जो हमारा हरा रंग का जो दवाई होती है, कीटनाशक दवाई होती है, वो 3 दिन के बाद तोड़ने की सलाह दी जाती है। फिर एक नीला रंग होता है वो 7 दिन के बाद, फिर एक पीला रंग होता है 15 जी, दिन के जी, बाद, मैं फिर आपका लाल प्रश्न- रंग 21 दिन। तो इससे जो है सरल उपाय कोई नहीं है जो हम जी अपने जी जी खेतों को मिश्रा जी, आपका करेंगे। प्रश्न समझ गए हमारे विशेषज्ञ। मैं समझ जी गया सर। हूँ जो जी। आप कहना चाहते। देखिए कि जो है कीड़ों की प्रकृति होती है, नेचर के आधार पर वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि दीमक है या हम व्हाइट ग्रब की बात करें जो कि जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम कैटरपिलर की बात करेंगे तो वो पत्तियों को खाती है। इसी प्रकार मृदा जनित रोग, बीज जनित रोग, वायु जनित रोग और बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इनकी सही पहचान करके सही मात्रा में जो है कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना। जहाँ तक कि आपने बताया कि जो पेस्टिसाइड आता है उस पे रेड, ब्लू, येलो कलर का, ये जो है किसी भी कीटनाशक की जो है विषाक्तता जिसको कि टॉक्सिसिटी बोलते हैं वो बताती है। इससे पता चलता है कि कौन सा कीटनाशक वो ज़्यादा जहरीला है। यदि आप किसी भी कीटनाशक को खरीदने जाते हैं, अगर रेड कलर का सिंबल बन रहा है तो ये सबसे हाईली टॉक्सिक है। इसका प्रयोग से हमको बचना है क्योंकि ये सिर्फ कीड़ों को नहीं मार रहा, ये कहीं ना कहीं एनिमल्स है, ह्यूमन हेल्थ पर भी काफ़ी इफेक्ट करता है। इस समय मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप ब्लू और ग्रीन कलर के सिंबल वाले जो पेस्टिसाइड आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करें। ये इको फ्रेंडली हैं और कहीं ना कहीं फसल के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। तो इनके प्रयोग को बढ़ावा करें और ये सभी प्रकार के कीड़ों के लिए। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात करें कि हर कीड़े के लिए दवा अलग है। मृदा जनित कीड़ों के लिए क्लोरोपाइरीफास आप डाल सकते हैं, लेकिन कैटरपिलर लगा है तो कहीं ना कहीं फिर कीटनाशक दवा का बदलाव करना पड़ेगा, यहाँ प्रोफेनोफास पे आना पड़ेगा। यदि बीज उपचार करना है तो हम थायरम का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पत्तियों पर ब्लास्ट बीमारी आ गई तो फिर कार्बनडाजिम का छिड़काव करना पड़ेगा। तो उसकी मात्रा का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत बढ़िया सर, आपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। हमारे किसान भाइयों को यह समझना होगा कि जो निशान, जो कलर, जो रंग वहाँ बना हुआ है उसके आधार पर आप चयन करें। जैसा सर ने कहा कि लाल रंग का अगर निशान है तो उसका चयन ना करें। वह ना केवल फसल के लिए, जानवरों के लिए, अपितु इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आप नीला और हरे रंग का जो निशान जिन कीटनाशकों पर बना हुआ है उनका अगर आप उपयोग करते हैं तो उससे ना ही आपको नुकसान होगा और ना ही उस उत्पाद से जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, ना ही उसे कोई नुकसान होगा। सर, हम यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। जुड़े रहिए हमारे साथ में, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम सर के साथ में यहाँ पर पूछेंगे। कहीं ना जाएं, जुड़े रहें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15%
नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन सजीव फोन इन कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में एकीकृत रोग प्रबंधन के विषय पर, जिस पर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से, और सफल कृषक के रूप में आज हमारे साथ हैं राहुल परमार, सीहोर से। सर, हम जैसे बात कर रहे थे रोगों की, जहां आपने बताया कि रोगों की पहचान किस प्रकार से करनी चाहिए, पर यहाँ एक शब्द आ रहा है जो हम बात करें, एकीकृत रोग प्रबंधन। तो इसके विषय में हम जानना चाहेंगे, यह क्या है और कैसे किसान इसको समझ कर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इसके पूर्व में मैंने बताया था एकीकृत रोग प्रबंधन मतलब रोग प्रबंधन की जो विधियां हैं उनका जो है व्यवस्थित तरीके से उनका उपयोग करना, शुरुआती अवस्था में ऐसी विधियों को प्रयोग में लाना जिसमें कि किसान स्वयं आसानी से कर सके, जैसे कि कर्षण क्रिया है, जो है इंटरक्रॉपिंग कर ली, इसके अलावा मिक्स क्रॉपिंग कर ली, है ना, फ्लडिंग कर दी। तो ये कॉमन जो क्रियाएं बरसों से किसान कर रहा है, ये रोगों के प्रबंधन के लिए काफी कारगर सिद्ध हुई है। दूसरी प्रमुख चीज आती है कि बीमारियों से बचने के लिए जो है रोग प्रतिरोधी किस्मों का, मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि रोग प्रतिरोधी किस्मों के साथ यदि आप बीज उपचार करते हैं तो शुरुआती अवस्था में जो बीमारियां लगती हैं, जैसे तना सड़न है, जड़ सड़न है, इसके बाद अगर पत्ती पे आते हैं तो माइरोथीशियम पत्ती धब्बा रोग हो गया, फ्रॉग आई लिप स्पॉट हो गया। अगर हम धान पे आए तो धान पे जो है ब्लास्ट आ गया, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आ गया। तो इस प्रकार के रोगों के प्रभावी प्रबंधन के लिए किसान भाई जो है रोग प्रतिरोधी किस्मों का बीज उपचार का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जैविक जो है दवाओं का प्रयोग, जैसे कि किसान हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, शालिनी जी। शालिनी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे सोयाबीन में येलो मोसिस वगैरह बीमारी लग जाती है जी, तो हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसका थोड़ा सा मुझे बताइए सर। जी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि सोयाबीन और मूंग और उड़द जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, इसमें येलो वैन मोजेक जो कि एक वायरस जनित बीमारी है, इसका प्रकोप लगातार बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसान पहले इस बीमारी को पहचाने, जैसे कि पहले बीमारी कुछ स्पेसिमेन भी देखे थे, पत्ती पर जो है कर्लिंग होगी और येलो कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे। पौधे की बढ़वार समान रूप से कम होगी, पौधा छोटा देखने को मिलेगा। और यह जो रोग है इसमें कीड़े जो मुख्य रूप से रस चूसक कीड़े, जिसमें कि व्हाइट फ्लाई काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग फैलाता है। तो एक महत्वपूर्ण चीज है कि बीमारी को पहचान लें। अब यहाँ बात आती है कैसे उसका प्रबंधन करेंगे। तो पहली महत्वपूर्ण है, रोग जो ग्रसित पौधे हैं जो काफी ज्यादा ग्रसित हो गए हैं, पत्तियां पूरी पीली पड़ गई हैं, सुकड़न हो गई है, कर्लिंग हो गई है, तो इस प्रकार के पौधे को जो है पहली फुर्सत में हमारे किसान भाई खेत से बाहर निकालते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है कि चूंकि ये बीमारी व्हाइट फ्लाई सकिंग पेस्ट के द्वारा फैल रही है, तो किसान भाई शुरुआती अवस्था में जैविक कीटनाशक जैसे कि नीम से बनी कीटनाशक दवाएं उसका प्रयोग कर सकता है। नेमेक्टीन आती है, नीम ऑयल आता है, 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव। इसके साथ साथ रासायनिक दवाओं की बात करूं तो इमिडाक्लोरोपिड जो है 0.5 ml प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव कर सकता है। इसके जो ये जो दवाएं हैं ये काफी प्रभावी हैं और आसानी जैसा से आप ये बता रहे हैं, जो आपने, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकते हुए पूछ रहा हूँ कि कई बार आपने जैसे बताया कि क्या क्या उपयोग करना है, पर किसान भाई यह जानकारी कहाँ से सहजता पूर्वक प्राप्त करें कि उन्हें निर्णय लेने में देर ना हो, जिससे उनकी फसल को नुकसान ना पहुंचे। इसमें महत्वपूर्ण चीज आती है कि किसान सबसे पहले, अब तो बहुत आसान हो गया, मोबाइल में बहुत चीज उपलब्ध है, नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, कृषि महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा में लगातार फसल लगने के बाद फसल कटाई तक रोज 10 से 15-20 किसान लगातार आते हैं और हम उनके सैंपल बुलवाते हैं, साथ में उनको पहचानना सिखाते हैं और फिर जो है दवाई का प्रयोग करना कौन सी दवा आवश्यक है ये बताते हैं। इस प्रकार जो है किसान भाई करते हैं। एक और मैं बात करना चाहता हूँ, रस चूसक को नियंत्रण के लिए येलो स्ट्रिकी ट्रैप होता है जो कि रस चूसक कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, उसका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। अगर कीड़े लगे हैं तो फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर बीमारी की बात करें तो सबसे अच्छा है कि किसान भाई जो है
देखे बीमारी जड़ पर है या पत्ती पर है, बिल्कुल उसके हिसाब से दवा का चयन करके फिर बीमारी जी जी जी। सर, हम यहाँ पर अपने किसान से भी इस विषय में बात करना चाहेंगे। जैसे राहुल ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग विधियों का उपयोग करके आगे बढ़े हैं, तो राहुल जी हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जैसे सर बता रहे हैं कि कैसे आप रोगों की पहचान करते और कैसे उस पर कार्य करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ यहाँ एक कॉलर है, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हाँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर, नमस्कार सर, मैं हर्ष बात कर रहा हूँ शिवपुरी जिले से। जी हर्ष सर, मेरा सवाल ये है, मैंने आपसे 20 दिन पहले सोयाबीन की बुआई करी थी जी। तो सर पौधे के पास गलन और सूख रहा है पौधा और पत्तियां उसकी मुरझा रही हैं, तो सर इसका कैसे बचाव करा जा सकता है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चूंकि सोयाबीन की फसल जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि 20 दिन की हो गई है, वो गलन हो रही, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है आप खेत का निरीक्षण करें। चूंकि आपने खेत का निरीक्षण किया है तब जाके स्थिति, तो मैं यहाँ जो है बीमारी से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, यदि लगातार बारिश हो रही है, खेत में पानी भरा है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस प्रकार बीमारी से बचने के लिए आप जल निकास करें। क्योंकि शुरुआती अवस्था में जैसे कि जड़ गलन है, तना गलन है, ये जो बीमारी लगातार देखने को मिलती है। दूसरा मैं यहाँ हमारे किसान भाई से कहना चाहता हूँ कि देखिए उस रोग ग्रसित पौधा जो पीला पड़ रहा है उसको उखाड़ कर देखे, यदि उसमें जड़ों के पास हल्की सी सफ़ेद कलर की फंगस ग्रोथ दिख रही है तो ये मान के चलिए कि उसमें जो है कहीं ना कहीं तना सड़न की बीमारी आ गई, या फिर अगर जड़ें कटी हुई हैं तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं दीमक या वाइट ग्रब के द्वारा नुकसान। तो ये महत्वपूर्ण चीज के बाद जो है अगर फंगस की ग्रोथ दिख रही है तो कार्बनडाजिम 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। यदि जड़ें कटी हुई हैं, कहीं ना कहीं पौधा सूख रहा है, तो जड़ें कटी होने से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करता है, तो यहाँ क्लोरोपाइरिफास 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, वाकई आपको सुनना, आपसे बात करना जैसे एक पुस्तक पढ़ने के बराबर है, और मैं तो ये कहूँगा शायद एक छोटा सा प्रमाण पत्र भी हासिल हो जाएगा अगर आपको ध्यानपूर्वक सुन लिया जाए। राहुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक युवा कृषक होने के नाते आप किस प्रकार से इंटरनेट, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं जिससे आपकी खेती, जैसे सर बात कर रहे थे कि किस प्रकार से रोगों की पहचान कर और आगे बढ़ा जाता है, इसके विषय में आप बताएं कैसे आप कार्य करते हैं? देखिए, आजकल फ़ोन में कई तरीके के एप्लीकेशन आते हैं जो AI बेस्ड है। अगर आप पौधे की पत्तियों का फ़ोटो भी खींच के अगर भेजते हैं तो उसकी पहचान तक हो जाती है कि इसमें किस तरीके की बीमारी है और इसमें किस तरीके की जैविक दवाइयों का प्रयोग किया जा सके। जी, बहुत बढ़िया। तो राहुल जी, जैसे कहीं ना कहीं किसान के मन में ये बात होती है कैसे वह लागत को कम करे, उत्पादन को बढ़ाए, तो इस विषय में आपका क्या सोचना है, किस प्रकार से आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं? लागत की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हमें बुआई के समय ही ध्यान रखना है, मतलब खेत की अनावश्यक बार बार जुताई ना करें। दूसरा, जब हम बुआई करते समय कई बार तय मानक से ज़्यादा बीज जैसे ये बता रहे हैं आपको सर्वश्रेष्ठ मत्स्य किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ था जी, इसके विषय में बताएं कैसे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े? हमने आज से 5 साल पहले लगभग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत फिश हैचरी यूनिट की स्थापना की थी, जिसमें मछली के बीज का उत्पादन होता था, और अभी वो व्यवसाय सफल चल रहा है जी। और साथ में डेयरी का व्यवसाय भी, हमारा डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट है जिसमें पनीर, घी, मावा, मिठाइयाँ ये सब बनती हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसमें भी करीबन 300-350 किसान हमसे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट जी। बहुत बढ़िया। वाकई जिस प्रकार से आपने यह बताया कि एक कृषक अगर सही समय पर सही तकनीक का उपयोग करे और किस प्रकार से वह और दूसरे क्षेत्रों में कार्य करे तो उसे नुकसान की संभावना कम हो जाती है। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें। हमारा नंबर है 0755 266 0232 एवं 0755 266-0049। इस पर फ़ोन करके विषय संबंधी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम यहाँ जानना चाहेंगे, जहाँ पर आपने बात करी कि किस प्रकार से हमारे कृषक भाई बहन रासायनिक जो छिड़काव है उसका सही उपयोग करें, लेकिन आज के समय में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इसका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान न केवल फसल को, जानवरों को और इंसानों को भी हो रहा है। तो कैसे इस पर नियंत्रण लाए और कैसे सही मार्ग अपनाएं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, और इस प्रश्न का सही जवाब ये है कि महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे किसान भाई जागरूक बने, और जब भी कोई बीमारी आती है या कोई कीड़े का प्रकोप होता है, सबसे पहले कीड़े बीमारी की पहचान करें। पहचान सही होने के बाद
सही मात्रा में दवाई का छिड़काव होगा। सर यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि समय कम है, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न ज़्यादा पूछना चाहता हूँ कि इसमें इस स्थिति में कि खेत की तैयारी और फसल चक्र जो है उससे रोगों की रोकथाम करने में कैसे सहायता प्राप्त होती है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो खेत की तैयारी या फसल चक्र है, ये कर्षण क्रियाओं के अंतर्गत आती है। ये इस बीमारी को शुरुआती अवस्था में ही रोकने में काफी कारगर होती है। अगर हमारे किसान भाई ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर लेते हैं, तो जो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जो है मृदा जनित रोगों के रोकथाम के लिए काफी प्रभावी होती है। चाहे वो मल्चिंग कर दें, ये तो या सॉइल सोलराइजेशन कर दें, ये जो एक्टिविटी है ये काफी इफेक्टिव होती है। जहाँ तक कि जो है क्रॉप रोटेशन की बात करें, तो क्रॉप रोटेशन काफी प्रभावी है। फसलों का बदलाव करने से बीमारी का प्रकोप काफी कम। जी, बहुत धन्यवाद सर। राहुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक युवा कृषक होने के नाते जैसे आपने क्षेत्र में कदम रखा और आपने सफलता प्राप्त की, अन्य युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वह क्षेत्र में आए और सफलता प्राप्त करें? युवाओं को यही संदेश है कि सबसे पहले जागरूक बने, शासन की योजनाओं के बारे में समझे। फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में भी कई सारी योजनाएं हैं और कृषि के लिए बहुत आधुनिक यंत्रों के लिए भी कई सारी योजनाएं हैं और पास के कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग में जाएं और इस प्रकार के प्रोग्राम देखें जिससे उनका ज्ञान बढ़े और वो उसको अमल में ला पाएं। जी, बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए और अपना जो आपने अनुभव है हमारे साथ साझा किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने किसान भाइयों यहाँ पर जाना कि किस प्रकार से आप रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ पर पूरी जानकारी दी। जैसा मैंने कहा था, उनको आज सुनना एक पुस्तक को पढ़ने के बराबर है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे किसान भाइयों को हमने बताया कि यह मौसम न केवल फसलों को बढ़ाता है, उसके साथ ही रोगों को भी बढ़ा देता है। तो अगर आप सही समय पर जागरूक होंगे तो आपको नुकसान होने की जो संभावनाएं हैं वो लगभग शून्य हो जाएंगी और इससे आपके उत्पादन में वृद्धि होगी और जिसके साथ ही आपकी ग्रोथ बहुत ही उम्दा होगी। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले समय में और भी नए विषयों के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय किसान, जय भारत।